नमस्ते सभी को। तो पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, समास के भेद, सामासिक शब्द, समास विग्रह, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे, पहचान चुके थे और हमने कुछ-कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की भी कोशिश की थी। हमने कहा था कि अगली क्लास में हम समास की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम ज़्यादातर ऐसे उदाहरण लेंगे जो पूछे जाते हैं जनरली क्लास में, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ जो होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे सामासिक शब्दों का समास विग्रह करें तथा समास का नाम बताएँ। तो नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, वे सभी सामासिक शब्द हैं। हम जानते हैं सामासिक शब्द कौन से शब्द होते हैं। सामासिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें समास लगा हुआ है। जिनमें समास लगा हुआ है वे सभी सामासिक शब्द होते हैं। तो एक-एक करके हम एक-एक शब्द को पढ़ेंगे और उसमें हम समास विग्रह करेंगे, समास का नाम बताएँगे। इसी के माध्यम से धीरे-धीरे हमारा अभ्यास होता रहेगा और हम आगे पहचानने में आसानी रहेगी हमें। चलिए, तो यहाँ पहला उदाहरण दिया हुआ है प्रतिदिन। हमने पहले भी किया हुआ है प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ क्या है कि जो दिन है, दिन मतलब एक दिन, जब प्रति लग गया उसमें तो उसका अर्थ हो गया हर दिन। तो प्रति क्या है? प्रति एक अव्यय है। तो समास विग्रह होगा पहले तो कि प्रत्येक दिन, राइट? प्रत्येक दिन। और समास की पहचान यदि हमें करनी हो तो समास है इसमें अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है? बहुत ही सरल पहचान है कि आगे अव्यय लगा हुआ है, प्रति एक अव्यय है और जब अव्यय लगा तो इसका अर्थ हो गया अव्ययी भाव समास। ठीक है? दूसरा देखते हैं, दूसरा है नीलकंठ। नीलकंठ। नीलकंठ भी हमने उस समय पर पढ़ा था। नीलकंठ का क्या अर्थ है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। नीलकंठ। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका या फिर नीले कंठ वाला। तो नीला है कंठ जिसका। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम ना नीले के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम कंठ के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान नहीं है, ये दोनों मिलके किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। वो तीसरा कौन है? शिव जी हैं। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ पर हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है? बहुव्रीहि। हुँ। ऐसे ही अगला है सुख-दुःख। अगला है सुख-दुःख। सुख-दुःख में आप समझेंगे, सुख है एक शब्द और एक शब्द है दुःख और ये दोनों ही प्रधान हैं। ऐसा नहीं है सुख का अर्थ ज़्यादा निकल रहा है, दुःख का अर्थ कम निकल रहा है या दुःख का ज़्यादा निकल रहा है, सुख का कम निकल रहा है। दोनों ही शब्द प्रधान हैं। थोड़ा-सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, दोनों शब्द कौन से समास में प्रधान होते हैं? वो होते हैं द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास। तो सुख-दुःख का समास विग्रह यदि हम करें तो वो होगा सुख, क्या लगता है द्वंद्व समास में? सुख-दुःख के बीच में क्या लगेगा? सुख और दुःख, सुख और दुःख और दोनों ही प्रधान हैं, दोनों ही पद प्रधान हैं, तो इसका सीधा-सीधा ये पता चलता है हमें द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है? नेक्स्ट। नेक्स्ट है राजपुत्र। राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र। राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र। और जब राजा का पुत्र है तो हमें साफ-साफ समझ में आ रहा है कि राजा के पुत्र के बारे में बात हो रही है अर्थात राजा का पुत्र। का क्या है? का एक कारक है और कारक कौन से समास में आते हैं? तो कारक आते हैं तत्पुरुष समास में। तो सिंपल है, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र और ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। क्यों हो गया तत्पुरुष का उदाहरण?
क्योंकि कारक चिन्ह जो है बीच में वो तत्पुरुष के अंदर आते हैं। अब यदि पूछ लिया जाए कि तत्पुरुष में भी तत्पुरुष का कौन-सा भेद है ये? तत्पुरुष का तो है, लेकिन तत्पुरुष के भी कई भेद होते हैं। तो तत्पुरुष में कौन-सा भेद है? तो हमें सिंपली हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे कि ये जो का कारक है, ये कौन-सी विभक्ति में आता है? कौन-सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की षष्ठी विभक्ति। तो इसको हम या तो षष्ठी तत्पुरुष बोल दें या फिर हम संबंध तत्पुरुष बोल दें। दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला करते हैं। अगला है महापुरुष। क्या है अगला? महापुरुष। महापुरुष का अर्थ है, महापुरुष का अर्थ है पुरुष कैसा है? पुरुष महान है। पुरुष कैसा है? पुरुष महान है। तो महान अगर देखा जाए तो ये विशेषण लग गया कि पुरुष कैसा है? पुरुष महान है, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। जहाँ विशेषण विशेष्य हो जाते हैं वे कौन सा समास होता है? याद करने की कोशिश करेंगे। विशेषण विशेष्य वाला कौन सा समास होता है? तो विशेषण और विशेष्य होते हैं कर्मधारय समास के अंदर। तो महान पुरुष इसका समास विग्रह होगा और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास। ठीक है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है यथाशक्ति। अगला है यथाशक्ति। अब यथाशक्ति बहुत ज्यादा दिमाग पर लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। यथाशक्ति, यथा क्या है? एक अव्यय है, और जैसे ही अव्यय लग गया किसी शब्द में, सिंपली हमको पता है कि यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। यथाशक्ति अर्थात जितनी शक्ति है। यथाशक्ति अर्थात जितनी शक्ति है, जितनी शक्ति है उतनी। ठीक है, यथा क्या है? यथा एक अव्यय है, और जब अव्यय किसी शब्द के आगे लग रहा है तो क्या हो गया? वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कमल नयन। कमल नयन। अब कमल नयन का मतलब क्या होता है? कमल नयन मतलब जो नयन है, जो आंखें हैं, नेत्र है, वो कमल के समान है। तो देखा जाए तो नेत्रों की विशेषता बताई जा रही है कमल, कि नेत्र कैसे हैं? नेत्र कमल के जैसे हैं, कमल के समान है, कमल के जैसे हैं, अर्थात कमल के साथ उनकी विशेषता बताई गई और तुलना की गई। तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण। समास विग्रह में हम लिख सकते हैं कमल के समान। कमल के समान नेत्र, और ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। माता पिता। शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है ये कौन सा समास है। माता पिता दोनों ही शब्द प्रधान है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। बहुत ही आसान है इसका उत्तर। माता पिता द्वंद्व समास है, और यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? इस योजक चिन्ह को यहाँ से हटाकर इसकी जगह पर और लगा देंगे। योजक चिन्ह के स्थान पर और लगा देंगे, शब्द बन जाएगा माता और पिता। जब माता और पिता बनेगा उसका अर्थ हुआ द्वंद्व समास, दोनों ही पद प्रधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रामवासी। ग्रामवासी। ग्रामवासी अर्थात गांव में वास करने वाला या गांव का वासी। तो ग्रामवासी गांव का वासी अर्थात गांव में रहने वाला, गांव का वासी। तो गांव का वासी, गांव का वासी, या फिर ग्राम का वासी, ग्राम का वासी। ये क्या हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष। ये हो गया तत्पुरुष। अब इसमें भी यदि पूछा जाए कि तत्पुरुष तो है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन तत्पुरुष कौन सा तत्पुरुष है? तो गांव का वासी कर रहे हैं, षष्ठी तत्पुरुष है या फिर संबंध तत्पुरुष है। कई जगह पर गांव का वासी के स्थान पर हो सकता है लिखा हुआ आ जाए गांव में रहने वाला। तो जब गांव में रहने वाला लिखेंगे तो वो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला उदाहरण है त्रिलोकी। त्रिलोकी, तीनों लोकों में रहने वाला।
त्रिलोकी, तो तीनों लोकों में रहने वाला कौन है? ईश्वर के बारे में बात हो रही है, विष्णु के बारे में बात हो रही है, त्रिलोकी, तीनों लोकों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर हम जाएँगे वाक्य के अनुसार। यदि यहाँ वाक्य इस तरह से है कि हम त्रिलोकी भक्त हैं या फिर जैसा त्रिलोकी चाहेंगे वैसा होगा, तो वहाँ पर विष्णु के बारे में या किसी देवता के बारे में ईश्वर के बारे में बात हो रही है, वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अदरवाइज़ त्रिलोकी, सिर्फ़ 3 लोक अगर हमें इस शब्द से पता चल रहे हैं, 3 लोक, तो ये हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु का क्यों होगा? क्योंकि द्विगु में पहला शब्द जो होता है वह संख्या होता है। त्रिलोकी, 3 लोक, सिंपल इसका वो हो गया समास विग्रह और समास क्या निकला? द्विगु समास निकला। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं। आगे है आमरण। आमरण अर्थात आमरण। आमरण में अव्यय लगा हुआ है आ, मरण है मूल शब्द, आमरण अर्थात मृत्यु तक। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? मरण तक, मरण तक, आमरण। और ये समास हो जाएगा अव्ययी भाव। हम बता चुके हैं अव्ययी भाव क्यों होगा? क्योंकि पहला शब्द जो है वो अव्यय लगा हुआ है, इसीलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है दशमुख। अब दशमुख किसको कहते हैं? ऐसा तो है नहीं संसार में बहुत सारे लोग हमें ऐसे देखने को मिले हों या बहुत सारे प्राणी ऐसे देखने को मिले हों जिनके 10 मुख रहे हैं। 10 मुख सिंपल है, रावण को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके 10 मुख थे, 10 सिर थे उसके। तो 10 मुख वाला इसका होगा 10 मुख वाला अर्थात रावण, या हम ये भी लिख सकते हैं 10 मुख हैं जिसके 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ना ही यहाँ पर 10 है मुख्य, ना ही है मुख। दोनों ही पद प्रधान नहीं है, वे किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं, बहुव्रीहि का उदाहरण है। अगले उस पर जाते हैं, अगले उदाहरण पर। अगला शब्द है देवालय। देवालय, देवालय अर्थात देवताओं का घर, देव का घर, देवालय मंदिर को बोलते हैं। और जो आलय है स्पेशली आलय घर को बोलते हैं। तो देवालय अर्थात देव का घर। जब देवता का घर हो गया, देव का घर हो गया, तो ये कौन सा समास है? यहाँ पर का कारक चिन्ह आ रहा है और कारक चिन्ह कौन सा है? तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह आ रहा है, तो तत्पुरुष है। तत्पुरुष में भी यदि भेद पूछ ले संबंध तत्पुरुष है, विभक्ति पूछ ले तो षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो उदाहरण है वो है पीतांबर। अब पीतांबर विष्णु जी को बोलते हैं, कृष्ण जी को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। यदि प्रश्न इस तरह से पूछा जा रहा है कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि मैं पीतांबर की भक्त हूँ या मैं पीतांबर के मंदिर में जाती हूँ या मेरे सपने में पीतांबर आए, तो यहाँ जहाँ-जहाँ हम विष्णु से संबंधित बात कर रहे हैं, वहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़े। तो पीले हैं कपड़े जिसके अर्थात विष्णु बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और यदि अगर साधारण रूप से ये बोला जाए पीतांबर में आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने पीले कपड़े पहनकर आ जाए और हमने उसको बोल दिया पीतांबर बड़ा फब रहा है आपके ऊपर, पीतांबर में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप, तो वहां पर पीतांबर कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर से बता देते हैं एक बार क्यों हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य के बारे में बात होती है। यहाँ पर विशेषण है पीला, पीत और विशेष्य है अंबर। पीले हैं कपड़े पीतांबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भरपेट। अब यदि हम देखना ही चाह रहे हैं कि कौन-सा समास होगा, कैसे निकालेंगे, बहुत जगह बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि समास पहचानेंगे कैसे? तो हमें क्या करना है, हमें उसकी इंटेंशन समझनी है, हमें देखना है कि वह शब्द जो है वो कहना क्या चाहता है। तो
भर पेट अर्थात भरा हुआ है पेट। पेट कैसा है? भरा हुआ है। विशेषण विशेष्य है। पेट कैसा है? भरा हुआ है। तो ये कर्मधारय समास हो गया। क्या हो गया? कर्मधारय समास। यहाँ हम लिखेंगे भरा पेट, भरपेट, ठीक है? और समास का नाम होगा कर्मधारय। ठीक? आगे बहुत ही सिंपल है आगे वाला। आई थिंक अब तक आपने कुछ-कुछ उत्तर दे दिए होंगे कई लोगों ने। पाप पुण्य। जब पाप पुण्य के बारे में बात हो रही है, दोनों ही शब्द प्रधान हैं, दोनों ही शब्द बराबर हैं। यहाँ पर बीच में कोई डैश नहीं लगा है भले ही, लेकिन पाप और पुण्य दोनों शब्द प्रधान हैं। हमें पता है दोनों शब्द द्वंद्व समास में होते हैं प्रधान। तो यहाँ पर पाप और पुण्य करके पाप और पुण्य, पाप और पुण्य लिखकर हमें यहाँ समास यदि बताना है, तो हम द्वंद्व समास यहाँ बता सकते हैं। द्वंद्व समास, ठीक है? चतुर्भुज। चतुर्भुज सिंपल है, 4 भुजाएँ। यदि हम सिर्फ ये लिखते हैं 4 भुजाएँ, तो आप मुझे बता सकते हैं ये कौन-से समास का उदाहरण है? ये है द्विगु समास का उदाहरण। क्यों है द्विगु का उदाहरण? क्योंकि द्विगु की ये शर्त है कि पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होगा। ठीक है? तो ये द्विगु का उदाहरण है। यहीं पर यदि विष्णु से संबंधित बात होती, भगवान जी से संबंधित बात होती कि उनकी 4 भुजाएँ हैं, चतुर्भुज हैं वो, तो वहाँ पर क्या होता 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु, अर्थात गणेश, अर्थात शिव, अर्थात ब्रह्मा, जिसका भी आप नाम लेते, अगर आप किसी तीसरे की तरफ संकेत करते तो वो तभी के तभी बहुव्रीहि समास का उदाहरण मान लिया जाता। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा। अब लोक सेवा का क्या अर्थ है? लोक सेवा अर्थात लोगों की सेवा। लोक सेवा अर्थात लोगों की सेवा। कौन सा समास है? हमें समझ में आ रहा है लोगों की सेवा। की जो है वो कारक चिन्ह है। अब बस सिंपल है। कारक चिन्ह अगर पकड़ में आ गया मतलब क्या है? मतलब है कि तत्पुरुष है। अब जब तत्पुरुष भी पकड़ में आ गया तो क्या रह जाता है? सिर्फ इतना रह जाता है कि कौन सा तत्पुरुष है। तो कारक चिन्ह पर चले जाएंगे। लोक की सेवा। लोक की षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी तत्पुरुष लिख देंगे या फिर संबंध तत्पुरुष। समास विग्रह कैसे होगा? लोक की सेवा। ठीक है? तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है या फिर षष्ठी तत्पुरुष है। अगला है नवरात्र। कोई डाउट नहीं है इसमें, सिंपल है। नवरात्र अर्थात 9 रातों के बारे में बात हो रही है। नवरात्र 9 रातें, पहला शब्द नव है। सीधे सीधे आंसर आना चाहिए द्विगु समास। नवरात्र अर्थात 9 रातें। और इसका समास कौन सा हुआ? द्विगु समास। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यथा समय पहले हम कर चुके हैं, यथाशक्ति हम कर चुके हैं, है ना? यथा समय अर्थात समय तक या समय पर या जैसा समय हो वैसा, जितना समय जिस चीज के लिए दिया गया है। कई बार बोलते हैं ना, यथा समय उस काम को किया करो जो काम दिया गया है। जब जिस काम को दिया गया है उसी काम को उस समय कर लेना चाहिए। तो यथा समय अर्थात जब जिस समय। तो यहाँ क्या हो गया? यथा जो है वो अव्यय लग गया है। जैसे ही अव्यय लगा हमें पता है समास क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वनवासी। वनवासी का क्या अर्थ है? वनवासी वन में रहने वाला। वनवासी अर्थात वन में रहने वाला। वन में रहने वाला। वन में रहने वाला हो गया वनवासी। वन में सप्तमी तत्पुरुष है। क्या है? सप्तमी तत्पुरुष है या फिर ये है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है दिन रात। दोनों ही शब्द प्रधान है। अब तक तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों की। बताइए दोनों शब्द किसमें प्रधान होते हैं? दिन रात या फिर यहाँ पर रात दिन होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद बराबर होते हैं। फिर है सत्यवचन। सत्यवचन का क्या अर्थ है?
कि वचन कैसे हैं? सत्य हैं। वचन कैसे हैं? सत्य हैं। वचनों की विशेषता बताई जा रही है कि वचन कैसे हैं? सत्य हैं, सच्चे वचन हैं। ये क्या हो जाएगा? सत्य वचन, सच्चे वचन और समास हो जाएगा इसका कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है देशभक्ति। देशभक्ति अर्थात देश की भक्ति। सिंपल है, देशभक्ति अर्थात देश की भक्ति। देश की भक्ति षष्ठी तत्पुरुष संबंध कारक। ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं नीलकमल। नीलकमल भी उस दिन मैंने लिया था क्लास में। नीलकमल अर्थात कमल की विशेषता बता रहे हैं। कमल कैसा है? नीला है। नीलकमल उसको बोला जा रहा है। तो जब कमल नीला है, कर्मधारय समास हो गया क्योंकि उसमें उसकी विशेषता बताई जा रही है। अगला है आजीवन अर्थात जीवन भर। आजीवन का समास विग्रह यदि हम करेंगे तो क्या होगा? जीवन भर, आजीवन, जीवन भर, जीवन तक। और इसका समास कौन सा होगा? पहला जो शब्द है वो अव्यय है, उपसर्ग के रूप में लगा है, अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है? आगे अभी और उदाहरण बचे हुए हैं, अगली क्लास में वो करेंगे। अभी के लिए हम 25 उदाहरण को अपना आज का टारगेट मान के चलते हैं, जो हमने पूरा किया है कि 25 हमें करने थे। देशभक्ति तक कर लेते हैं। देशभक्ति अर्थात देश की भक्ति, षष्ठी तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। ठीक है? ये हो गए हमारे 25 वाक्य, 25 उदाहरण। इनमें से आपके परीक्षा में, आप चाहे स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं, आप कोई कॉम्पिटिशन की परीक्षा देने वाले हैं, यदि उसमें समास का टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो जितने हमने अभी किए हैं और जो आगे करेंगे, उसमें से समास आपके सारे बन जाने चाहिए। क्योंकि हमें कहीं न कहीं प्रैक्टिस उसकी हो रही है। ठीक है? अभी के लिए यहीं पर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।